इस्लामिक नाटो, ये शब्द सुनकर आपको थोड़ा डर लग रहा है? अगर नहीं लग रहा तो शायद आप नहीं जानते कि इस्लामिक नाटो जैसा एक संगठन बन सकता है और भारत का सबसे बड़ा दुश्मन यानी पाकिस्तान इसका एक मेंबर हो सकता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरह तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया था और उसे ड्रोन दिए थे, उससे ये बात साफ हो गई थी कि तुर्की पाकिस्तान के पीछे खड़ा है। दूसरी तरफ सऊदी अरब से भी आवाज़ आने लगी कि अब उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पिछले साल सितंबर में सऊदी और पाकिस्तान के बीच एक समझौता हुआ जिसके बाद दोनों देशों ने एक दूसरे को सुरक्षा का भरोसा दिया था। और अब ये खबरें आ रही हैं कि तुर्की भी इस अलायंस का हिस्सा बन सकता है। अब पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के साथ आ जाने से जो ट्रायंगल बनेगा उसकी शक्तियां किस तरह से भारत के लिए खतरा बन सकती हैं और कैसे ये तीनों देश मिलकर दूसरे देशों के लिए खतरा बन सकते हैं, ये सब कुछ हम इस वीडियो के अंदर समझने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सऊदी अरब की। तो सऊदी अरब के पास अथाह पैसा है, लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए वो दूसरों पर डिपेंडेंट रहता है। दूसरे नंबर पर जो है वो है तुर्की। इसके पास एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर ड्रोन्स, कान फाइटर जेट्स हैं, लेकिन इसे अपनी गिरती इकोनॉमी को संभालने के लिए बड़े मार्केट और निवेश की तलाश है। और तीसरे नंबर पर आता है पाकिस्तान, जो वैसे तो आर्थिक रूप से दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गया है, लेकिन इसके पास परमाणु हथियार, लंबी दूरी की मिसाइलें और एक विशाल फौज है। अब ये तीनों एक साथ कैसे आए? इसका बड़ा कारण रहा इजराइल का दोहा पर हमला। पिछले साल जब इजराइल ने दोहा पर हमला किया तो अरब देशों के मन में एक डर बैठ गया, क्या अमेरिका वाकई हमें बचाएगा? क्योंकि अरब देश अभी तक अमेरिका को अपनी सुरक्षा का जिम्मा देकर बैठे हुए थे और वो समझते थे कि अमेरिका उनकी सुरक्षा करेगा। तो इसी बैकड्रॉप में अरब लीग और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन की एक इमरजेंसी समिट हुई। वहीं इजिप्ट ने पहली बार ओपनली कहा कि अरब देशों को नाटो जैसे जॉइंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म पर सोचना चाहिए। इसके साथ ही गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल के 6 देशों ने साल 2000 में हुए डिफेंस एग्रीमेंट की उस क्लोज को दोहराया जिसमें कहा गया था कि अगर एक सदस्य पर हमला होता है तो सभी पर हमला माना जाएगा। इराक के प्रधानमंत्री ने भी कलेक्टिव रीजनल सिक्योरिटी का समर्थन किया, लेकिन सबसे आगे बढ़कर पाकिस्तान ने बात रखी। पाकिस्तान ने सिर्फ डिफेंसिव नहीं बल्कि कोऑर्डिनेटर, डेटरेंट और ऑफेंसिव मेजर्स की बात की। और इसके कुछ ही हफ्तों बाद सऊदी अरब और पाकिस्तान ने स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस अंडरस्टैंडिंग की घोषणा कर दी, जिसकी वर्डिंग अगर आप देखेंगे तो वो नाटो के आर्टिकल 5 से काफ़ी मिलती जुलती है। और इसी के बाद ये माना जाने लगा कि अब जन्म हो चुका है इस्लामिक नाटो का। अब इसके अंदर तुर्की की एंट्री किस तरह से हुई? तो तुर्की जो पहले से नाटो का हिस्सा है, उसे एक और सिक्योरिटी अरेंजमेंट की क्या ज़रूरत पड़ गई? देखिए, तुर्की के लिए ये आइडियोलॉजी का मामला नहीं है, स्ट्रेटेजिक इंश्योरेंस का मामला है। तुर्की को अमेरिका पर अब भरोसा थोड़ा कम है, खासकर ट्रंप के आने के बाद राजनीति थोड़ी सी बदल गई है। ट्रंप खुले तौर पर ग्रीनलैंड को हथियाने की बात करते हैं और कहते हैं कि 500 साल पहले एक जगह पर बोट खड़ी करने का मतलब ये नहीं होता कि वो देश उनका हो गया। तो इससे नाटो के भविष्य को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। तुर्की के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट सऊदी अरब और पाकिस्तान से कई रीजन्स में ओवरलैप भी करते हैं। तुर्की आज सिर्फ सेना नहीं बल्कि एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड डिफेंस इंडस्ट्री बन चुका है। उसके पास ड्रोन्स, नेवल प्लेटफॉर्म्स, फाइटर अपग्रेड्स हैं और तुर्की इन सब में एक्टिव सप्लायर है। तो इन तीनों के संगम पर एक्सपर्ट्स का साफ कहना है कि सऊदी अरब के पास पैसा है, पाकिस्तान के पास मैन पावर और न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है जिसके दम पर वो हमेशा कूदता रहता है, और तुर्की के पास कॉम्बैट एक्सपीरियंस और डिफेंस टेक्नोलॉजी है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये तुर्की को थोड़ा सा जो है स्ट्रेटेजिकली मीनिंगफुल लगता है। तीनों के लिए ये कॉम्बिनेशन कैसे बेस्ट होता है? तो उसके पीछे जो है ना वो सत्ता को बचाने की लड़ाई है। पाकिस्तान में महंगाई दर आसमान छू रही है, विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हो रहा है। ऐसे में सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर के लिए इस्लामिक कार्ड बहुत काम का है। इससे पाकिस्तान खुद को मुस्लिम जगत की एकमात्र परमाणु शक्ति के रूप में प्रोजेक्ट करता है। ये एक इमोशनल फियर नरेटिव है। जनता को ऐसा लगता है कि पूरा इस्लाम खतरे में है और सिर्फ ये गठबंधन ही उसे बचा सकता है। लेकिन असल में ये जो विचारधारा है, ये जो नरेटिव है, ये सत्ता में बैठे लोगों के लिए एक सुरक्षा कवच है ताकि जनता आर्थिक नाकामियों पर सवाल ना उठाए।
ये ठीक वैसा ही है जैसा कोल्ड वॉर के दौरान कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म का इस्तेमाल होता था। इसके साथ ही पाकिस्तान को सऊदी अरब से भारी वित्तीय सहायता और तेल की गारंटी भी मिल रही है। वहीं तुर्की जो खुद अपनी करेंसी के क्रैश होने से जूझ रहा है, अपने कान 5th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम के लिए पार्टनर भी ढूंढ रहा था। तो सऊदी का पैसा, पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक डेप्थ तुर्की के लिए भी बड़ा अवसर है। तो ये सिर्फ एक गठबंधन नहीं है, ये एक तरह की बिजनेस डील भी है जहाँ पर पैसा और धर्म और हथियार और परमाणु धमकियाँ ये सब कुछ मिलकर काम कर रही हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं भारत की चिंता के बारे में। पिछले साल इंडिया पाकिस्तान के बीच संघर्ष के ऑफिशियल डिस्क्लोजर्स में ये सामने आ गया था कि पाकिस्तान ने तुर्किश ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद तुर्की ने डिप्लोमेटिक लेवल पर भी पाकिस्तान का खुलकर समर्थन किया और इंडिया की कार्रवाई की आलोचना की। तो तुर्की और पाकिस्तान के मिलिट्री टाइज जो हैं वो पहले से गहरे हैं और सऊदी का फाइनेंशियल बैकिंग जुड़ने से ये सिर्फ एक बयानबाजी नहीं रह जाती, बल्कि भारत के लिए खतरे की बात भी बन जाती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सच में इस्लामिक नाटो बन पाएगा? जब एक्चुअल नाटो का भविष्य ही खतरे में है तो क्या इस्लामिक नाटो काम करेगा? तो कई रिस्पेक्टेड सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स मानते हैं कि नाटो जैसा बाइंडिंग अलायंस मिडल ईस्ट में बनना मुश्किल है, क्योंकि गल्फ़ के जो राजा हैं, जो मोनार्कीज़ हैं, आमतौर पर वो रिस्क नहीं लेना चाहते। वो ऐसी वॉर्स में नहीं फंसना चाहते जो सीधे उनके नेशनल इंटरेस्ट से ना जुड़ी हों। हिस्टोरिकली गल्फ़ सिक्योरिटीज़ एक तरह से आउटसोर्स्ड प्रोटेक्शन मॉडल पर काम करती रही हैं। मतलब गल्फ़ में अगर कोई अमीर देश है तो वो खुद की सेना के ऊपर मतलब इतना खर्चा वर्चा नहीं करते, वो अपनी सुरक्षा के लिए दूसरे देशों पर डिपेंडेंट रहते हैं। जैसे कि अभी तक सऊदी अरब अमेरिका पर डिपेंडेंट था, उसे तेल दे दो और अब उससे अपनी सुरक्षा का भरोसा ले लो। लेकिन दोहा के अंदर जो स्ट्राइक हुई उसके बाद इस थिंकिंग में थोड़ा सा जो है चेंज हो रहा है, लेकिन ये थोड़ा मतलब बहुत ज़्यादा स्लो है। तो इसीलिए समझना होगा कि फॉर्मली ट्रीटी भले ही ना बने, लेकिन ये दबाव ज़रूर बनाया जा रहा है। तो भारत को इससे कैसे निपटना पड़ेगा? देखिए, भारत वैसे तो पहले से ही इस पर काम कर रहा है। इजराइल के साथ भारत अपने संबंधों को मजबूत कर रहा है। इसके साथ ही ग्रीस और साइप्रस के साथ भी भारत के जो संबंध हैं वो पहले से सुधरे हैं। और इस्लामिक नाटो एक तरह से इसको काउंटर करने की कोशिश भी है। तो आपको क्या लगता है कि इस्लामिक नाटो जैसा कोई संगठन वास्तव में काम कर सकता है? और अगर करेगा तो भारत को इससे कैसे निपटना चाहिए? और इसी तरह के वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।